नमस्कार बच्चों, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। जी हाँ, इवोल्यूशन से रिलेटेड जो थियरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला हम लोगों ने पढ़ा है लैमार्कवाद, फिर डार्विनवाद, उसके बाद में म्यूटेशन थियरी अर्थात उत्परिवर्तनवाद, और इसके बाद में अब उद्विकास का आधुनिक सिद्धांत या उद्विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत। सवाल उठता है कि इसे सिंथेटिक थियरी या संश्लेषणात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब ये है क्योंकि ये दो से अधिक सिद्धांतों के सम्मिश्रण से बना हुआ है। दो या दो चीज़ों के जोड़ करके जो चीज़ बनाई जाती है उस प्रक्रिया को संश्लेषण कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? तो कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर हम देखेंगे नियो डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन थियरी। इस तरह से आप देख पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, या इसमें और भी कई बातें जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे रिलेटेड साइंटिस्ट, तो रिलेटेड साइंटिस्ट में अगर हम लोग देखें तो कई साइंटिस्ट हैं जो इससे कोरिलेट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखेंगे टी डॉब्झेंस्की, ये हो गए। इसी के साथ साथ आप देखेंगे स्टेबिंस, हक्सले, फिशर, सीवेल राइट, इस तरह से। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जो इस थियरी से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ यहाँ पर डीब्रीज, इस तरह से हम लोग कुछ साइंटिस्ट को यहाँ रिस्पॉन्सिबल कंसीडर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस थियरी का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दें, या हम बात करें कथन, तो क्या कहती है ये थियरी? तो मैंने आपको बताया था कि ध्यान दें, जब आप हार्डी वीनबर्ग लॉ पढ़ रहे थे तो उस समय आपको एक्चुअल में बताया गया था कि कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे कारक हैं जो समष्टि की एलील फ्रीक्वेंसी को साम्य अवस्था में एक निश्चित स्थिर अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि समष्टि का बड़ा आकार, समष्टि में म्यूटेशन की अनुपस्थिति या अत्यंत धीमी दर, फिर इसके बाद में आप देखेंगे समष्टि में जीनी विचलन का अनुपस्थित होना, प्राकृतिक चयन या कृत्रिम चयन का अनुपस्थित होना, जीन गमन का अनुपस्थित होना, ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर एक कारक न रहे, समष्टि का आकार बड़ा न होकर छोटा हो जाए, समष्टि में उत्परिवर्तन होने लगे, समष्टि में प्राकृतिक चयन होने लगे, नेचुरल सिलेक्शन के स्थान पर कुछ आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी होने लगे, जीन गमन होने लगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट होने लगे, अर्थात जीनी अपोहन होने लगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सब अगर होने लगे तब भी क्या समष्टि की एलीली आवृत्ति स्थिर रहेगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, तब तो नहीं रहेगी।
तो जब नहीं रहेगी तो कहेंगे कि विकासीय परिवर्तन हो जाएगा। यही इस थियरी का कॉन्सेप्ट है कि कुछ ऐसे कारक होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे इस थियरी का स्टेटमेंट है कि 5 प्रमुख कारक तथा कुछ सहायक कारक के कारण समष्टि की एलीली फ्रीक्वेंसी या एलीली बारंबारता में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उद्विकासीय परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो यहां पर आप कहेंगे 5 प्रमुख कारकों व कुछ सहायक कारकों के कारण तो यहां पर देखेंगे समष्टि में एलीली बारंबारता परिवर्तित हो सकती है, समष्टि की एलीली बारंबारता परिवर्तित हो सकती है, जिससे उद्विकासीय परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये हो गया। इसी के साथ साथ यहां पर आप देखिए कि और इसमें हम कहेंगे कि ये कारक निम्नलिखित हैं। अब सवाल उठता है कि यहां पर देखेंगे जी हाँ, तो इसमें हम लोग कहेंगे प्रमुख कारक, तो यहां प्रमुख कारक की बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर आप कहेंगे जीनी उत्परिवर्तन, जीनी पुनर्संयोजन, फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहां हम बात करेंगे जीनी अपोहन, अर्थात जेनेटिक ड्रिफ्ट, प्राकृतिक चयन। आप सोच रहे होंगे कि कितना लिखते चले जा रहे हैं, कितना लिखेंगे, कितना क्यों लिखेंगे, लिखा तो हुआ है कि 5 प्रमुख कारकों, तो 4 लिख चुके हैं, तो अधिक से अधिक एक और यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ साथ आप देखेंगे जीनी गमन, व जीनी प्रवाह,
तो ये हो जाएगा। इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये 5 प्रमुख कारक हैं। क्लियर है ना। अब फिर यहां पर हम लोग देखेंगे कि सहायक कारक, तो अब सहायक कारक की बात करेंगे तो सहायक कारक में ध्यान दें, मुख्य रूप से हम लोग 2 लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे, एक तो प्रजनन पृथक्करण और दूसरे नंबर पर यहां पर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो ये कहानी आप देख सकते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये कारक किस तरह से एलील फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और एलील फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन में इनका क्या वो होता है, योगदान होता है। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखने की और समझने की कोशिश करें। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जीन उत्परिवर्तन या जीन माइग्रेशन। जी हाँ, ध्यान देंगे, जीनी उत्परिवर्तन या जीन माइग्रेशन। अब सवाल ये उठता है कि जीनी उत्परिवर्तन या जीन माइग्रेशन से क्या होता है, क्या इसका रोल होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप देखेंगे, तो आप कहेंगे किसी जीन या एलील में, ध्यान दें, किसी जीन या एलील में जब कोई चेंज होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। एलील में किसी परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। एक तो ये हो गया। ठीक इसी के साथ साथ एक और चीज देखिए कि इससे होगा क्या। इससे होता यह है कि जब किसी जीन में चेंज आ जाएगा, जीन में कोई चेंज आएगा, परिवर्तन होगा, तो उसमें क्या होगा कि उससे जो प्रोटीन बनेगी, उस जीन के नियंत्रण से जो प्रोटीन बनने वाली होगी या जो एंजाइम बनने वाला होगा, उसमें चेंज आ जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, जिससे, या मैं बात करूं इससे, आप लिख सकते हैं कि इससे जीवधारी में एक नए
लक्षण रूप, लक्षण प्रारूप का विकास हो जाता है, अर्थात नई विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब सवाल उठता है कि एक नई विभिन्नता या नई वेरिएशन यहां पर उत्पन्न हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि ये विभिन्नता कैसी होगी, जो हानिकारक हो सकती है, जो लाभदायक हो सकती है, जो उदासीन हो सकती है। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर आप लिखेंगे जो प्रायः, या हम बात करें जो हानिकारक लाभदायक या उदासीन हो सकती है, ये कहानी हो गई। अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए ये हानिकारक हुई तो क्या होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि हानिकारक या मृत्युदायी होने पर हानिकारक या मृत्युदायी होने पर क्या होगा, तो आप कहेंगे जीवधारी की मृत्यु हो जाती है, या मैं बात करूं कि संबंधित जीवधारी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए समष्टि में 1000 जीवधारी हैं, उसमें 2-4 में इस तरह का म्यूटेशन हुआ, हानिकारक म्यूटेशन, हार्मफुल म्यूटेशन, तो इससे 2-4 की मृत्यु हो गई, तो आगे समष्टि के उद्विकास पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। बाकी के 2-4 मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समष्टि का उद्विकास जिस दिशा में हो रहा है उसी दिशा में होता रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः समष्टि के उद्विकास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे उदासीन विभिन्नता। अब इसको हम लोग देखेंगे, अगर देखेंगे कि अगर ये न्यूट्रल वेरिएशन है तो यहां पर आप देखेंगे कि न्यूट्रल वेरिएशन होने पर क्या होगा, तो सिंपली आप कहेंगे यह उत्तरजीविता में कोई भूमिका नहीं निभाती है, अर्थात यह जीवधारी को न तो जीने में सहायक होती है, न तो उसकी जीने में अवरोध उत्पन्न करती है।
तो कोई भूमिका नहीं निभाती है। अतः इसका भी समष्टि पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये कहानी होगी। चलिए इसके बाद में एक और समझ रहे हैं ना, तो यहां पर आप देखेंगे अब सवाल उठता है कि लाभदायक विभिन्नता। ध्यान दें, लाभदायक विभिन्नता। अब इसकी बात अगर हम लोग करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं ना। और आप ध्यान दें, कोई भी जब उत्परिवर्तन होता है तो वह उत्परिवर्तन लाभदायक हो ये हमेशा जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लाभदायक हो। लेकिन इसकी संभावना काफ़ी होती है कि कोई भी उदासीन वेरिएशन है, विभिन्नता है, तो ये उदासीन विभिन्नता हमारे आपके बीच कई लोगों में उपस्थित रहे, ऐसा संभव है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्तरजीविता में कोई भूमिका नहीं रहती ना, तो कभी न कभी हम लोगों में कोई म्यूटेशन तो हुआ ही होगा, उसके कारण कुछ नई विभिन्नता हम लोगों में डेवलप हुई है। अब उसका हमारे जीने मरने में कोई भूमिका नहीं, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही चली आ रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी उदासीन विभिन्नता, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों में लाभदायक साबित हो जाए, जैसे आप याद करिए कि इंग्लैंड में जो मॉथ का एग्जाम्पल हमने लिया था, वो मॉथ में जीन म्यूटेशन के कारण काला रंग विकसित हुआ था। तो वो काला रंग क्या था? हानिकारक था। क्या था? हानिकारक था। तो अब वो हानिकारक विभिन्नता जब वातावरणीय परिस्थितियां परिवर्तित हुई तब वो लाभदायक साबित हो गया, उसका काला रंग। और जब लाभदायक साबित हुआ तो नेचुरल सिलेक्शन का आधार बन गया, प्राकृतिक चयन का आधार बन गया, और काले रंग के कीटों का प्राकृतिक चयन वहां होने लगा था। तो आप ध्यान दीजिए कि एक हानिकारक विभिन्नता भी कभी कभी लाभदायक बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर मृत्युदायक है तो उससे तो मृत्यु हो जाएगा, उसका कोई रोल नहीं होगा। लेकिन अब एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे जिराफ में डार्विन ने बताया कि दो तरह की गर्दन वाले जिराफ थे, लंबी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले। तो जरा सोचिए, उस पॉपुलेशन में छोटी गर्दन या लंबी गर्दन का पहली बार जब विकास हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा? जीन म्यूटेशन के कारण हुआ होगा। तो वो उदासीन विभिन्नता थी, चली आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन जब रेगिस्तान बन गए तब लाभदायक विभिन्नता के रूप में कौन साबित हुआ? लंबी गर्दन। तो जब उदासीन विभिन्नता लाभदायक विभिन्नता के रूप में साबित हुई तब उसने प्राकृतिक चयन का आधार के रूप में काम किया, और लंबी गर्दन वालों का प्राकृतिक चयन होता हो गया, जबकि छोटी गर्दन वाले विलुप्त हो गए। तो ये कहानी होती है यहाँ पर लाभदायक विभिन्नता। तो आप देखेंगे किसी ऐसे नहीं, थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें लिखेंगे बदलती वातावरणीय परिस्थितियों में किसी हानिकारक या उदासीन विभिन्नता के लाभदायक सिद्ध होने पर या सिद्ध हो जाने पर बताइए क्या हो जाएगा? अगर ऐसा साबित हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, तो
यह जीवधारी के प्राकृतिक चयन का आधार बन जाती है तथा, ध्यान दें, प्राकृतिक चयन का आधार बन जाती है तथा यहां पर आप देखेंगे एक कहानी और हो जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, तो आप कहेंगे तथा उद्विकास में या ऐसे लिखें, तथा इससे समष्टि में नए अनुकूलन उत्पन्न होते हैं। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से आप देख रहे हैं कि जीन म्यूटेशन के द्वारा जो विभिन्नता है वो विभिन्नता क्यों है, जीन की किसी विशेष सक्रियता के कारण। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि एक विभिन्नता का एक आनुवंशिक आधार होता है, किसी भी वेरिएशन का या लक्षण का एक आनुवंशिक आधार होता है, और जब कोई विभिन्नता या लक्षण लाभदायक सिद्ध हो जाता है तो वह ऐसे जीवधारियों के प्राकृतिक चयन का आधार बनता है, अर्थात उस लाभदायक विभिन्नता या उस लक्षण का प्राकृतिक चयन हो जाता है, और इस प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप जीवधारी समष्टि में उसी तरह के जीवधारियों की अधिकता हो जाती है, अर्थात नए अनुकूलन का विकास दिखाई देता है। क्लियर? अब इन बातों को हम लोग समझ पाएंगे एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से। उस एक्सपेरिमेंट की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। याद रखें, KVPY जैसे एग्जाम के लिए वो एक्सपेरिमेंट भी अत्यंत आवश्यक है। हालांकि उस एक्सपेरिमेंट का बहुत हल्की सी चर्चा की गई है NCERT में, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का अपना एक यहाँ पर महत्व है, तो उस महत्व को समझने के लिए उस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों को देखना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से कोरिलेट कर देंगे उस एक्सपेरिमेंट को। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हम लोग देखें, जी हाँ, ध्यान देंगे। क्या लाभदायक विभिन्नता आवश्यकता पड़ने पर उत्पन्न होती है या यह पहले से समष्टि में उपस्थित रहती है, अर्थात पूर्व अनुकूली होती है। अब
सवाल उठता है कि सही क्या है, ये वाला पार्ट सही है या ये दूसरा वाला पार्ट सही लग रहा है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो लिखेंगे इसका उत्तर निम्नलिखित प्रयोग के द्वारा खोजा जा सकता है। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। एक का नाम था जोशुआ लीडरबर्ग और दूसरे का नाम था एस्थर लीडरबर्ग। तो इसीलिए इसे लीडरबर्ग एंड लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देखें, लीडरबर्ग व लीडरबर्ग का प्रयोग, इसी को कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ लीडरबर्ग एंड लीडरबर्ग। सवाल उठता है कि किसने, तो आप लिखेंगे बाय जोशुआ लीडरबर्ग एंड एस्थर लीडरबर्ग। इस तरह से दो साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। आइए देखते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इन्होंने क्या किया था कि एक कल्चर प्लेट लिया था। आप जानते हैं कि कल्चर प्लेट तो आप जानते ही होंगे क्या होती है। एक सिंपली आप देखेंगे कांच की एक प्लेट होती है जिसके भीतर पोषक माध्यम के रूप में एगर को यूज़ किया जाता है और उस एगर के ऊपर जीवाणुओं की कॉलोनी को वृद्धि करवाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस तरह से सिंपली हम लोग देखें कि इन्होंने एक एक बैक्टीरियल सेल को यहाँ पर रखा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक बैक्टीरियल सेल को जब इन्होंने रखा, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया। तो अब सिंगल सेल यहाँ है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक एक सेल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इसको बाद में क्या किया, इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन का अर्थ होता है उचित तापमान प्रदान किया जाना। क्या? उचित तापमान उपलब्ध करवाया जाना। तो सही तापमान बैक्टीरिया के लिए जो होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर इसको इन्होंने प्रोवाइड किया। तो इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे
इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा कुछ इस तरह से हुआ। सिंपली यहाँ पर हम लोग देखें कि इसमें उचित तापमान पाकर के बैक्टीरियल सेल तेजी से ग्रो करती हैं, 1 से 2 हो जाती है, 2 से 4, 4 से 8 हो जाती है। इस तरह से बैक्टीरिया की अलग अलग समष्टि यहाँ पर बन गई, बैक्टीरिया की अलग अलग कॉलोनी यहाँ पर बन गई, डेवलप कर गई। तो आप देखेंगे इसको हम कह सकते हैं कि जीवाणु समष्टि ये बोल सकते हैं। तो जीवाणु की जो समष्टियाँ थी ये बन गई। और प्रत्येक समष्टि कितने सेल से बनी है? एक सेल से विकसित हुई है। प्रत्येक एक सिंगल कॉलोनी एक सिंगल सेल से विकसित हुई है, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या किया गया उसको आप देखिए। इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले लूँ, यहाँ मुझे आवश्यकता होगी। तो इसे यहाँ पर आपने कह दिया कि जीवाणु समष्टियाँ इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके बाद इन्होंने क्या किया। इसके बाद इन्होंने ऐसे ही, ध्यान दें, ये है सामान्य पोषक माध्यम। तो ऐसे ही सामान्य पोषक माध्यम वाली और भी कई प्लेट को इन्होंने तैयार किया, जैसे कि यहाँ भी हम कहेंगे सामान्य पोषक माध्यम। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेनिसिलिन युक्त पोषक माध्यम। ये कहानी होगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ध्यान दें, पेनिसिलिन युक्त पोषक माध्यम ये हो गया। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे मैं यहाँ कुछ चीज़ और बताऊंगा आपको भी, थोड़ा सा वेट करें। देखिए कि ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब ये कॉलोनी ग्रो कर गई तो एक लकड़ी का ब्लॉक लिया, ठीक है ना, और उस ब्लॉक को कुछ, ध्यान दीजिएगा, उस ब्लॉक को इन्होंने कुछ इस तरह से लिया और इस ब्लॉक के ऊपर इन्होंने एक वेलवेट मखमल का कपड़ा लपेट लिया। वेलवेट क्लॉथ को इन्होंने इसके ऊपर लपेट करके रखा, बांध लिया इस कपड़े को।
और इसके बाद में यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस कपड़े को इन्होंने बांध लिया। इसके बाद में धीरे से इस मास्टर प्लेट के ऊपर इन्होंने इस ब्लॉक को दबाया, ऐसे दबाया और फिर उठाया, ऐसे प्रेस किया और प्रेस करने के बाद में वापस उठा लिया। तो वापस जब इन्होंने उठाया तो हर कॉलोनी की सेल्स जा करके इस कपड़े में क्या कर गई, यहाँ पर चिपक गई। इस तरह से सभी बैक्टीरिया की सभी समष्टियों से कुछ कोशिकाएं यहाँ इस कपड़े में जा करके चिपक गई। तो इसके बाद में इन्होंने क्या काम किया कि इस ब्लॉक को ले आकर के इन डिशेस के ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर ऐसे धीरे से प्रेस किया। तो जब इसको ला करके इन्होंने यहाँ धीरे से प्रेस किया, ऐसे धीरे से यहाँ प्रेस किया, तो क्या हुआ होगा, इनकी कुछ सेल्स यहाँ भी आकर के पहुँच गई होंगी। तो इस तरह से कुछ सेल्स यहाँ पर भी आकर के पहुँच गई, ऐसे। ये कितनी जगह पर पहुंची होंगी, तो आप कहेंगे 6 जगह पर पहुंची होंगी, क्योंकि 6 कॉलोनी है, 6 जगह यहाँ चिपकी, उसी 6 जगह पर यहाँ पर इसी तरह से चिपक गई। ठीक है। और ध्यान दीजिए कि इसके बाद क्या करवाया गया, इसके बाद करवाया गया, ध्यान दें, इंक्यूबेशन, अर्थात उचित तापमान प्रदान किया गया इन प्लेट्स को उचित तापमान पर रखा गया। तो नतीजा ये निकला कि इन दोनों तरह की प्लेट्स में सभी कॉलोनी का विकास हो गया, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पहले वाली मास्टर प्लेट में हुआ था। अर्थात जैसे कि इस प्लेट में कॉलोनी विकसित हुई थी, उसी तरह से इन दोनों प्लेट में भी सहित प्रकार से सभी कॉलोनी का विकास हो गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों माध्यमों में, या कह लेंगे दोनों प्लेट में सभी समष्टियों का विकास इस तरह से आप देख पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद हम लोग देखें क्या कंडीशन होगी, क्या कहानी होगी, समझने की कोशिश थोड़ी सी करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दें कि अब यहाँ क्या होगा, तो इस जो ध्यान दें, ये मास्टर प्लेट थी, जिस पर सभी कॉलोनियां थी। तो फिर ये क्या था, इस ब्लॉक को ला करके इन्होंने इस पेनिसिलिन युक्त माध्यम में भी ऐसे प्रेस किया। अर्थात इसी चीज को ला करके इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी प्रेस किया। तो इनमें भी सभी कॉलोनियों की या सभी कॉलोनीज की कुछ सेल्स आ गए इस तरह से। अब देखिए कि इन दोनों माध्यमों में क्या था कि पोषक माध्यम है, अर्थात एगर यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन पेनिसिलिन युक्त एक ऐसा भोजन है बैक्टीरिया के लिए जिसमें खुद जहर मिला हुआ है, जिसमें खुद एंटीबायोटिक सब्सटेंस मिला हुआ है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। तो जरा सोचिए कि यहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगी या नहीं। पहले तो हम ये देखें कि ये बैक्टीरिया के लिए अनुकूल माध्यम है या प्रतिकूल माध्यम है। तो आप कहेंगे सर ये तो एकदम से प्रतिकूल माध्यम है। लेकिन जरा आप देखिए कि प्रतिकूल माध्यम होने के पश्चात भी कहानी कैसी बन रही है। फिर भी यहां इन्होंने देखा कि
कुछ विशेष जीवाणु समष्टि विकसित हो पा रही हैं, जबकि अन्य जीवाणु समष्टि का विकास नहीं हो पा रहा है। आप ध्यान दें, इन्होंने इसमें क्या देखा कि कुछ विशिष्ट जीवाणु समष्टि इन दोनों में विकसित हो जा रही हैं, और अन्य में जहां हमने क्रॉस करके रखा है वहां पर जीवाणु समष्टि का विकास नहीं हुआ। तो अब देखिए, और जितनी भी प्लेट ये थी, सभी प्लेट में वही समष्टि विकसित हो रही है, वही, जैसे तीसरे ऊपर वाली लाइन में तीसरी समष्टि और नीचे वाली लाइन में दूसरी समष्टि, तो सभी प्लेट में वही समष्टि यहां पर विकसित होगी। तो जरा सोचिए, इससे इनको एक बड़ा अच्छा निष्कर्ष निकल गया। इससे इनको ये पता चल गया कि जिन बैक्टीरिया में पेनिसिलिन के विरुद्ध प्रतिरोधकता है वही विकसित हो रहे हैं। और यह प्रतिरोधकता, अब देखिए और भी इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब, यह प्रतिरोधकता इस माध्यम में बैक्टीरिया के आने के बाद विकसित हुई है या यह प्रतिरोधकता इनमें पहले से उपस्थित थी? तो जवाब है कि यह प्रतिरोधकता इनमें, इसमें और इन जीवाणुओं में, यहाँ के बैक्टीरिया और यहाँ के बैक्टीरिया में पहले से उपस्थित थी। क्यों? क्योंकि अगर माध्यम में आने के बाद प्रतिरोधकता विकसित हुई थी तो सैकड़ों कोशिकाएं यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, यहाँ, 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 यहाँ। किसी प्लेट में अगर इसमें और इसमें प्रतिरोधकता विकसित हुई तो किसी और प्लेट में, दूसरी वाली प्लेट में इसमें और इसमें हो सकती है, या इसमें और इसमें विकसित हो सकती थी। तो विकसित होने वाली समष्टि अलग अलग होती हर प्लेट में, लेकिन सभी प्लेट में केवल वही दो विशेष कॉलोनी का डेवलपमेंट हो रहा है। इससे यह साबित हो रहा है कि यह प्रतिरोधकता यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, अर्थात यहाँ से उपस्थित थी, यहाँ से और यहाँ से उपस्थित थी। जिनको सेल से ये कॉलोनी विकसित हुई थी वहाँ उस आरंभिक कोशिकाओं में ही प्रतिरोधकता उपस्थित थी। और उस प्रतिरोधकता, वो प्रतिरोधकता उस वहाँ पर क्या थी? लाभदायक थी, हानिकारक थी या उदासीन थी? तो आप कहेंगे उदासीन थी, क्योंकि वहां पर पेनिसिलिन के विरुद्ध प्रतिरोधकता का कोई लाभ उसको नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब तक वो विकसित हो रहे थे सामान्य पोषक माध्यम में या पेनिसिलिन रहित पोषक माध्यम में वो विकसित हो रहे थे। लेकिन जब वातावरणीय परिस्थिति यहां पर बदल गई, अर्थात विशेष प्रकार के, ध्यान दें, विशेष प्रकार के माध्यम में इनको लाया गया, तो उस माध्यम में जिनमें प्रतिरोधकता थी वह तो पोषक पदार्थों का उपयोग कर पाए सफलतापूर्वक, और वह आगे चल करके उनका प्राकृतिक चयन हुआ, जबकि जो इस नए पोषक माध्यम में पोषकों का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर पाए वो नष्ट हो गए और वो यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाए। और इस तरह से ध्यान दें, हम कह सकते हैं कि जब पेनिसिलिन के विरुद्ध प्रतिरोधकता जैसी विभिन्नता का यहाँ पर प्राकृतिक चयन हुआ तो समष्टि में पेनिसिलिन के विभिन्न अनुकूलन विकसित होता हुआ दिखाई दे गया। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम कहेंगे कि, और पेनिसिलिन के विरुद्ध जो इनमें रेजिस्टेंस था यहाँ की और यहाँ की सेल में, या यहाँ की और यहाँ की सेल में, यह किस कारण से था? इनके जीन के विशिष्ट कार्य प्रणाली के कारण था, किसी जीन के विशिष्ट कार्य क्षमता के कारण था। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि विभिन्नता का एक आनुवंशिक आधार होता है या जीनी आधार होता है, और यह जीनी आधार वंशागत होता है। और जब इस जीनी आधार का, जब इस विभिन्नता का प्राकृतिक चयन होता है तो समष्टि में नए अनुकूलन का विकास दिखाई देता है। क्लियर? तो यहां पर आप लिखेंगे, ध्यान दें, थोड़ी सी चर्चा यहां पर हम करेंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे केवल कुछ विशिष्ट समष्टियों का विकास। तो
यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कहानी निकल रही है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर निष्कर्ष। जब जीवाणु की या जीवाणुओं की रेप्लिका समष्टियों को सामान्य पोषक माध्यम में विकसित करवाया गया, तो यह सफलतापूर्वक विकसित हो गई। परंतु प्रतिजैविक युक्त पोषक माध्यम में केवल कुछ विशिष्ट समष्टियां ही विकसित हो पाई। केवल कुछ विशिष्ट समष्टियां ही विकसित हो पाई, जिससे यह साबित होता है जिससे यह सिद्ध होता है कि क्या, ध्यान दें, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये है विशिष्ट समष्टियां ही। इसका अर्थ है कि सभी प्लेट में केवल वही खास समष्टि का विकसित होना, कुछ विशेष समष्टि का ही विकसित होना। ऐसा नहीं कि इसमें कोई और विकसित हो गई तो उसमें कोई और विकसित हो, ऐसा नहीं था। कुछ विशिष्ट समष्टि ही सभी कल्चर मीडियम में यहां पर विकसित हो पाई। यह सिद्ध होता है कि ध्यान दें, क्या सिद्ध हुआ था कि कुछ जीवाणु कोशिकाओं में प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिरोधकता पहले से उपस्थित थी। प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिरोधकता अर्थात प्रतिरोधकता यहां पर कहेंगे उदासीन विभिन्नता के रूप में पहले से उपस्थित थी। क्लियर है ना? ये चीज यहां पर आता है। अर्थात
म्यूटेशंस आर प्री एडाप्टिव इन नेचर, अर्थात उत्परिवर्तन प्रकृति में पूर्व अनुकूली होता है, अनुकूलन से पहले से ही विद्यमान होता है। ठीक है ना। तो अब यहां पर एक बात और लिखेंगे, एक बात और लिख लेंगे यहां पर कि अतः यह स्पष्ट है कि क्या, तो यहां पर आप देखेंगे जब कोई उदासीन विभिन्नता बदलती वातावरणीय परिस्थितियों में लाभदायक सिद्ध होती है, तो ऐसे जीवधारियों के लिए प्राकृतिक चयन का आधार बन जाती है, तथा इनके प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप समष्टि में नया अनुकूलन उत्पन्न होता है या नया अनुकूलन दिखाई देता है। नया अनुकूलन, जैसे यहां पर प्रतिजैविकों के विरुद्ध प्रतिरोधकता का अनुकूलन यहां पर दिखाई देने लगा। ठीक है ना। नया अनुकूलन दिखाई देता है या उत्पन्न होता है। ये कहानी यहां पर हो जाएगी, इस तरह से आप देख पाएंगे। और यहां पर आप एक चीज और देख लेंगे कि विभिन्नता का एक जीनी आधार होता है जो वंशागत होता, ये भी निष्कर्ष निकलता है इससे। तो इस तरह की कुछ बातें थी जो जीन म्यूटेशन से संबंधित आपको देखनी थी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जीन म्यूटेशन ही है जिससे समष्टि के कुछ जीवधारियों में पहली बार एक नई विभिन्नता विकसित होती है। यह विभिन्नता अगर हानिकारक है, मृत्युदायक है, तो वो जीवधारी मर जाएगा, समष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी विभिन्नता अगर उदासीन है तो पीढ़ी दर पीढ़ी कई सदस्यों में चलती रहती है। और अगर यह उदासीन विभिन्नता कभी भी जाकर आगे भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो जाती है बदलती हुई परिस्थितियों में, तो इन जीवधारियों के प्राकृतिक चयन का आधार बन जाती है और ऐसे विभिन्न जीवधारियों का प्राकृतिक चयन हो जाएगा। और फिर उस समष्टि में जिस विशेषता का किसी को नॉलेज ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था, उस नई विशेषता, वह नई विशेषता एक अनुकूलन के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है। तो ये रोल होता है
म्यूटेशन का, इवोल्यूशन में। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, और आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय CLC।